हवलदार बहादुर और उस्ताद पेद्रो। चित्रांकन बेदी। लेखक विनय प्रभाकर। पिछले केस में हवलदार बहादुर ने सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा की सुपुत्री मालती चोपड़ा के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कराया था। इस कारनामे के कारण उनको पुनः नौकरी पर बहाल कर दिया गया। यही नहीं, सेठ धीरेन्द्र चोपड़ा ने अपनी ओर से उन्हें 25,000 रुपये का नकद इनाम भी दिया और इनाम की यही रकम हवलदार बहादुर के घर में झगड़े का कारण बनी हुई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने सारी रकम अपने कब्जे में ले ली थी। मैं कहता हूँ इनाम की रकम मुझे वापस कर दे। एक पाई नहीं दूंगी, वह सारी रकम मेरी है। तेरी क्यों है? क्या तूने बदमाशों को पकड़ा था? पकड़ा तो तुमने ही था, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए रकम पर मेरा हक बनता है। तेरा कोई हक नहीं बनता। शराफत से रकम लौटा दे वरना। श्रीमती जी तुरंत बेलन उठा लाई। वरना क्या कर लोगे? सिर फोड़ दूंगी बेलन से। तुरंत ही हवलदार बहादुर ठंडे पड़ गए। तू हिंसा पर क्यों उतर आती है भगवान? बातों से भी तो फैसला हो सकता है। फैसला तो हो चुका है। कैसा फैसला? यही कि उस रकम से मैं अपने लिए गहने खरीदूंगी और एक साड़ी लूंगी पूरे 5,000 की। आए हाय, 5,000 की साड़ी पहनेगी? सूरत देखी है अपनी, फटे खरबूजे जैसी। चुप! पत्नी इतनी जोर से चिल्लाई कि हवलदार बहादुर कांप कर रह गए। तुमने मुझे फटा खरबूजा कहा? अब तो उस रकम में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पहले मैंने सोचा था कि जब अपने लिए साड़ी खरीदने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी 2 कच्छे और बनियान खरीदूंगी, लेकिन अब नो कच्छा नो बनियान, समझे? भाड़ में गए कच्चे और बनियान। मुझे ये बता कि तू इतनी कीमती साड़ी और गहनों का क्या करेगी? दावत में पहनकर जाऊंगी। सेठ रामलाल जी के यहाँ एक बड़ी पार्टी होने जा रही है। उनकी पत्नी ने मुझे भी बुलाया है। वहाँ सब स्त्रियाँ कीमती कपड़े और गहने पहन कर आएंगी। मैं भी 5,000 की साड़ी पहनकर जाऊंगी। इससे तुम्हारा ही नाम होगा। सब यही तो कहेंगे, देखो हवलदार बहादुर की पत्नी कितनी जम रही है। इससे बातों में जीतना मुश्किल है, और अगर गुस्सा किया तो ये बेलन से पीट देगी। इसलिए अब 25,000 की रकम को भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, जो तेरी मर्जी आए कर। 2 दिन बाद सेठ रामलाल जी की कोठी पर। आओ बहन। आ तो गई हूँ, लेकिन और कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। तुम जरा जल्दी आ गई हो बहन, पार्टी 8 बजे शुरू होनी है। क्या करती, ये साड़ी और गहने पहनने के बाद मुझसे घर में रुका ही नहीं गया। ड्राइंग रूम में आने के बाद। तुम यहाँ बैठो बहन, मैं जरा नहाने जा रही हूँ। तब तक तुम चाय पियो, दूसरे मेहमान भी थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। उधर कोठी के गेट पर एक वैन आकर रुकी। किससे मिलना है आपको? जरा इसे बताओ, हमें किससे मिलना है? अगले ही क्षण बेहोश दरबान को उठाकर उन्होंने कोठी के लॉन में लापटका। सेठ की पत्नी के अलावा घर में 2 नौकर और होंगे, उन्हें भी बेहोश कर दो। तभी भीतर से एक नौकर बाहर निकला। ए, कौन हो तुम? उत्तर उसे कुछ इस प्रकार मिला। धाड़ आ धाड़। यह भी बेहोश हो गया है। आ शोर सुनकर दूसरा नौकर बाहर आया, लेकिन डिशुम उफ। चलो अब सेठ की पत्नी को देखते हैं। चारों बदमाश एक साथ ड्राइंग रूम में प्रविष्ट हुए। यही है सेठ की पत्नी। एक बदमाश झपटा।
आवाज निकाली तो जान से हाथ धो बैठेगी। इसका मुंह बांध दो और बाहर ले चलो। बदमाशों ने हवलदार बहादुर की पत्नी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं दिया था। फिर उसे धकेल कर गेट पर खड़ी वैन तक लाया गया। चलो बैठो अंदर। हवलदार बहादुर की पत्नी को वैन में बिठाकर बदमाश रवाना हुए। रास्ते में, मिसेस रामलाल, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमने आपका अपहरण इसलिए किया है ताकि आपके पति से फिरौती की रकम वसूल कर सके। मिसेस रामलाल, ओह, ये तो मुझे सेठ जी की पत्नी समझ रहे हैं। ये मेरा मुंह खोले तो इन्हें सच्चाई बताऊं। लेकिन तुरंत ही उसके मस्तिष्क ने कहा, नहीं, अगर इन बदमाशों को ये पता चल गया कि मैं सेठ की पत्नी नहीं हूँ तो क्रोध में ये मेरी हत्या कर सकते हैं। मुझे चुप रहना चाहिए और इनके चंगुल से निकलने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। उधर सेठ रामलाल के दफ्तर में घर से फोन आया होगा। ट्रिन ट्रिन। हेलो सेठ रामलाल, हमने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 5 लाख रुपयों का प्रबंध कर लो। कौन हो तुम और ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है सेठ। रुपयों का प्रबंध करके तैयार रहो और हमारे अगले निर्देश की प्रतीक्षा करो। और हाँ, पुलिस को सूचना देने की मूर्खता ना करना। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। सेठ रामलाल तुरंत ही अपनी कोठी पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पहले ही पुलिस बुला चुकी थी। थैंक गॉड, मेरी पत्नी तो यहीं मौजूद है। आ गए आप। कुछ बदमाश हमारी एक मेहमान को पकड़ कर ले गए हैं। मेहमान को? ओह, तो वह तुम्हारे धोखे में किसी और को ले गए हैं। कौन थी वह? हवलदार बहादुर की पत्नी। क्या बदमाश हमारे हवलदार की पत्नी को ले गए हैं? जी हाँ, मैंने उनको दावत पर बुलाया था और उन्हें यहाँ बिठाकर नहाने चली गई थी। इसी बीच बदमाश उन्हें ले गए और बदमाशों ने उनको वापस करने की फिरौती 5 लाख रुपए मांगी है। उधर हवलदार बहादुर थाने में अपने डेस्क पर बैठे खर्राटे भरने में व्यस्त है। खर्र खर्र। इंस्पेक्टर खड़क सिंह वापस थाने पहुंचा। हवलदार बहादुर, उठो। सर, माफ कीजिए, जरा आंख लग गई थी। कोई बात नहीं हवलदार, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। धन्यवाद सर। तो मैं सो जाऊं? सोने से पहले ये नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? भला मैं कैसे पूछ सकता हूँ सर? आप अफसर हैं, कहीं से भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। हे। मैं सेठ रामलाल की कोठी से आ रहा हूँ हवलदार बहादुर। ओए, तो आप वहाँ दावत खाने गए थे? मेरी पत्नी भी वहाँ गई हुई है, आपसे मिली होगी। नहीं, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ बदमाशों ने सेठ जी की पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की और क्या सर? सेठ जी की पत्नी के धोखे में उन्होंने तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लिया है। मेरी पत्नी का? हाँ हवलदार, तुम्हारी पत्नी इस समय बदमाशों के चंगुल में है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अब मेरा क्या होगा? हाय, मेरी पत्नी, मेरी चंपा कली, तू कहाँ चली गई? बू। धैर्य रखो हवलदार, हम तुम्हारी पत्नी को बदमाशों से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। किसी को यह नहीं बताया गया है कि बदमाश गलत महिला को ले गए हैं। सेठ रामलाल भी हमें पूरी सहयोग दे रहे हैं। बदमाशों ने 5 लाख की फिरौती मांगी है। 5 लाख? अरे हाय रे, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने रुपए? फिरौती नहीं दी तो वे मेरी पत्नी को मार डालेंगे और मैं विधवा हो जाऊंगा। बू। विधवा नहीं बेवकूफ, रंडवा, रंडवा। लेकिन मैं रंडवा नहीं होना चाहता सर। चिंता ना करो, हम तुम्हें रंडवा नहीं होने देंगे।
हमें बदमाशों के अगले निर्देश की प्रतीक्षा है। देखना वह रुपया कहाँ मांगते हैं। लेकिन उनका देने के लिए रुपया कहाँ से लाएंगे? रुपए का प्रबंध सेठ जी ने कर लिया है। बदमाशों से वह यही जाहिर करेंगे जैसे उन्हीं की पत्नी का अपहरण हुआ है। वैसे हम बदमाशों को जो हुलिया मालूम हुआ है उसके आधार पर हमने उनकी तलाश शुरू कर दी है। मैं अभी उनकी तलाश करूंगा सर, मुझे भी उनका हुलिया बताइए। इंस्पेक्टर ने उन्हें बदमाशों के विषय में विस्तार से बताया। अगली सुबह सेठ रामलाल की कोठी पर बदमाशों का फोन आया। क्यों सेठ, रुपया तैयार है? हाँ। गुड, अब जरा ध्यान से सुनो। आज रात 8 बजे तुम रुपयों का ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकलोगे और अपनी कार में बैठकर रामनगर की ओर चलोगे। रास्ते में किसी जगह तुम्हें टॉर्च से सिग्नल दिया जाएगा। तुम गाड़ी रोकोगे और ब्रीफकेस सिग्नल देने वाले के हवाले कर दोगे। समझ गए? हाँ, समझ गया। एक बात और समझ लो, अगर तुमने पुलिस की मदद ली तो हम तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। याद रहे, 8 बजे तुम घर से अकेले निकलोगे। फिर फोन बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद सेठ रामलाल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने बैठे थे। अब बताइए क्या करना है? आपको 8 बजे रुपया लेकर जाना होगा सेठ जी। लेकिन घबराइए नहीं, ब्रीफ केस में असली रुपए रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं नकली नोटों का प्रबंध कर लिया है, बल्कि साथ ले जाने वाला ब्रीफ केस भी पुलिस डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। वह तो ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे स्थान पर किसी पुलिस वाले को भेज दें? आप शायद डर रहे हैं सेठ जी, लेकिन यह काम तो आपको ही करना होगा। निश्चिंत रहिए, पुलिस आपसे अधिक दूर नहीं रहेगी। फिर भी मुझे डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। नकली नोट पाकर बदमाश मुझे गोली भी मार सकते हैं। अतः बेहतर यही है कि आप मेरी जगह हवलदार बहादुर को भेजिए, क्योंकि अपहरण होने वाली महिला उसी की पत्नी है। लेकिन उसका अपहरण आपकी कोठी से हुआ है और आपकी पत्नी के धोखे में हुआ है, इसलिए आपका यह फ़र्ज़ है कि हवलदार बहादुर की पत्नी को छुड़ाने में आप हमारा सहयोग करें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। उधर हवलदार बहादुर पूरे शहर में घूम घूम कर बदमाशों को तलाश कर रहे थे। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों को, एक एक को देख लूंगा। लगता है हवलदार पागल हो गया है। हाँ, हो गया है। वह तो है ही पागल। इधर आओ तुम दोनों। क्या बात है जी? क्या हमसे कोई गलती हो गई हुजूर? हुजूर के बच्चे, मुझे पागल किसने कहा था? इसने कहा था साहब। नहीं, इसने कहा था। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो। माफी सरकार, दया हुजूर। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन जो मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर देना। पूछिए सरकार। मुझे एक ऐसे अपराधी की तलाश है जिसका कद 6.5 फुट लंबा है और उसके गाल पर पुराने घाव का लंबा निशान है। इस क्षेत्र में बहुत से अपराधी रहते हैं। क्या तुम में से किसी ने मेरे बताए हुए हुलिये के व्यक्ति को कभी देखा है? दोनों बंदे सोच में पड़ गए। फिर एक बोला, ऐसा व्यक्ति हमारे इलाके में तो नहीं है, लेकिन इस हुलिये के व्यक्ति को मैंने पुरानी हवेली के पास देखा था। पुरानी हवेली? पुरानी हवेली शहर के निकास पर है हवलदार साहब। मेरा उस हवेली के सामने से अक्सर गुजरना होता है। मैंने कई बार उस व्यक्ति को वहाँ देखा है, जैसा आपने बताया है। फिर तो मुझे उस हवेली को जाकर देखना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे अपना हुलिया बदल लेना चाहिए। पुलिस की वर्दी में जाना उचित नहीं होगा। हवलदार को सोच में डूबा देखकर वह दोनों बंदे वहाँ से खिसक लिए थे।
उधर शाम 8 बजे सेठ रामलाल पुलिस द्वारा दिया गया ब्रीफकेस लेकर अपनी कोठी से निकले। इंस्पेक्टर ने कहा था कि वह मुझसे अधिक दूर नहीं रहेंगे। सड़क पर आते ही उन्हें इंस्पेक्टर खड़क सिंह नजर आ गया। इंस्पेक्टर! अब सेठ जी संतुष्ट थे। इंस्पेक्टर पीछे आ रहा है, इसलिए अब मुझे कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह काफी दूर रखकर सेठ जी की कार का पीछा कर रहे थे। रामनगर के रास्ते में जगह जगह पुलिस के आदमी छुपे हुए हैं। वह बदमाश जैसे ही सेठ की गाड़ी रोकेंगे, उन्हें घर दबोचा जाएगा। रामनगर जाने वाली सड़क के दोनों ओर चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था। बदमाश इन्हीं चट्टानों में कहीं छुपे हुए होंगे। सेठ जी काफी चौकन्ने रहकर गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। मैं रामनगर के निकट पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी तक किसी ने सिग्नल नहीं दिया। रामनगर शहर में प्रविष्ट होकर सेठ ने चाय के एक स्टॉल पर निकट गाड़ी रोकी। बदमाशों ने सिग्नल क्यों नहीं दिया? क्या उन्हें कुछ शंका हो गई है? कुछ ही मिनट बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह की गाड़ी भी पहुंच गई। इंस्पेक्टर भी आ गया है। क्या हुआ सेठ जी? किसी ने रुकने का सिग्नल ही नहीं दिया। तो आप तुरंत वापस रवाना हो जाइए, शायद वापसी में सिग्नल मिले। ओके। लेकिन वापसी में भी कहीं रुकने का सिग्नल नहीं मिला था। शायद बदमाशों ने मेरे साथ मजाक किया है। सेठ जी जैसे ही अपनी कोठी में प्रविष्ट हुए, फोन की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। हेलो, सेठ रामलाल। सेठ जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी बदमाश की आवाज़ है। मैं अभी रामनगर से वापस आ रहा हूँ मिस्टर। अगर तुम्हें सामने नहीं आना था तो मुझे वहां भेजने का मजाक क्यों किया? यह मजाक नहीं था सेठ, बल्कि रिहर्सल थी। हम यह देखना चाहते थे कि तुमने पुलिस के साथ मिलकर कोई जाल तो नहीं फैलाया हुआ। फिर क्या देखा तुमने? हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। कल दिन में तुम्हें फिर फ़ोन करेंगे और हमारा फ़ोन सुनने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें रुपया लेकर हमारे बताए हुए स्थान के लिए निकलना होगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। उधर हवलदार बहादुर देहाती व्यक्ति का हुलिया बनाए पुरानी हवेली के सामने एक पेड़ पर चढ़े बैठे थे। सारी रात हो गई इस पेड़ पर बैठे, लेकिन अभी तक वह बदमाश नजर नहीं आया। लेकिन इस हवेली में कुछ रहस्यमय लोग जरूर रहते हैं। रात भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा है। तभी हवेली से 2 व्यक्ति बाहर निकले। यह तो इधर ही आ रहे हैं। वह दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुक गए। उस्ताद पेद्रो तो कल शाम से लौटे ही नहीं। कहकर गए थे कि माल पैक कराने के लिए कुछ मजदूरों को भेजेंगे, लेकिन ना कोई मजदूर आया और ना ही खुद आए। उस्ताद पेद्रो जिस काम के लिए गए हुए हैं वह काफ़ी खतरे वाला और मुश्किल काम है। शायद इसीलिए मजदूर भेजने की बात वह भूल गए हैं। लेकिन हमारा काम तो मजदूरों के बिना रुका हुआ है। खैर, मैं खुद जाकर कुछ मजदूर पकड़ लेता हूँ। शाम तक माल पैक ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। यह ठीक है, तुम जाकर मजदूर ले आओ, मैं हवेली में ही रुकता हूँ। उन दोनों के जाने के बाद यह उस्ताद पेद्रो कौन है और वह दोनों किस माल को पैक करने की बात कर रहे थे? फिर हवलदार ने सोचा, मुझे मजदूर बनकर हवेली में जाना चाहिए। अगर मेरी चंपा कली को इन्हीं लोगों ने अपहरण किया है तो वह यहीं होगी। मैं आ रहा हूं चंपा कली। फिर वह सीधे हवेली में प्रविष्ट हुए। यहाँ तो कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तभी, ओए, कौन है तू? मैं मजदूर हूँ जी, उस्ताद पेद्रो ने भेजा है। ओए, उस्ताद ने भेजा है? और उसने हवलदार को हवेली के भीतर एक हॉल में पहुंचा दिया। कौन है ये? मजदूर है खलीफा, उस्ताद पेद्रो ने भेजा है। तुम्हें उस्ताद पेद्रो ने भेजा है? हाँ जी, उन्होंने कहा था यहाँ कुछ माल की पैकिंग वगैरह होनी है। लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो?
उस्ताद को तो 8-10 मजदूर भेजने थे। मुझे कुछ पता नहीं बाबूजी। कल शाम उस्ताद पेद्रो मुझे शहर में मिले थे और यहाँ का पता बताकर कहा था कि सुबह यहाँ पहुँच जाओ, मुझे काम मिल जाएगा। अच्छा ठीक है गोगा, इसे ऊपर हॉल में पहुंचा दो और पेटियां ठोकने के काम पर लगा दो। गोगा के साथ ऊपर जाते हुए हवलदार ने हवा में तीर चलाया। सेठ रामलाल की पत्नी को भी यहीं कैद कर रखा है ना? हाँ, अरे तुम ये कैसे जानते हो? हाँ कहने के बाद गोगा बुरी तरह चौंका था। मुझे उस्ताद पेद्रो ने बताया था कि यहाँ सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर रखा गया है, तो मैं अपनी चंपा कली को ढूंढने में सफल हो गया हूँ। ऊपर वाले हॉल में पहुंचकर, यह पेटियां ठोकनी है तुम्हें। हवलदार ने चारों ओर नजर घुमाई। चरस, तो यह धंधा चल रहा है यहाँ। चरस के पैकेट बनाए जा रहे हैं, फिर इन्हें पेटियों में पैक करके कहीं भेजा जाएगा। ए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू कर दो। दोपहर तक 25 पेटियां तैयार हो जानी चाहिए। हवलदार के काम पर लगने के बाद गोगा नीचे पहुंचा। खलीफा, मुझे कोई गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ बे? वह नया मजदूर सेठ की पत्नी के बारे में पूछ रहा था। क्या? उधर गोगा के जाने के बाद, तुम लोग यहाँ कब से काम कर रहे हो भाइयों? यहाँ आपस में बात करने की इजाज़त नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। इन लोगों से कुछ जान लेना मुश्किल है, मुझे खुद ही चंपा कली को तलाश करना होगा। ठक 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 ठक। कुछ देर बाद हवलदार ने हथौड़ी नीचे रखी और दरवाजे की ओर बढ़े। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? वे बाहर कॉरिडोर में निकल आए। यहाँ बहुत से कमरे हैं चंपा कली इन्हीं में कहीं बंद होगी। और उन्होंने एक एक करके कमरों में झांकना शुरू किया। यह तो खाली है। अपने काम में वे इतने व्यस्त थे कि पीछे आकर खड़ी हुई मुसीबत को महसूस ही नहीं कर सके थे। और जब वह पलटे, अरे बाप रे! अंदर क्या देख रहा था बे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाय! सच पता कौन है तू? और तुझे कैसे पता चला कि सेठ की पत्नी यहाँ कैद है? मुझे उस्ताद पेद्रो ने बताया था। झूठ बोलता है साले, तू जरूर पुलिस का जासूस है। नहीं जी, मैं तो मजदूर हूँ। इसको मेरे हवाले कर दो खलीफा। साले की ऐसी ठुकाई करूंगा कि सब सच सच बता देगा। नहीं गोगा, इससे हम उस्ताद पेद्रो के आ जाने पर ही निपटेंगे। फिलहाल इसे भी उसी कमरे में बंद कर दो जहां सेठ की पत्नी कैद है। चल बे। चलो प्यारे, मैं तो खुद अपनी चंपा कली के दर्शन करने के लिए बेचैन हूँ। गोगा ने हवलदार को एक कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम थर्ड चंपा कली, आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। तू मुझे छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? मैं खुद नहीं आई जी, ये बदमाश पकड़ लाए मुझे सेठानी के धोखे में। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि 5,000 की साड़ी और 20,000 के गहने मत पहन, मगर तुझे तो सेठानी बनने का शौक था ना। ये बात छोड़ो जी और बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? क्या ये लोग तुम्हें भी पकड़ कर लाए हैं? मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं तो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं इसे क्यों बताऊं कि तुक्के में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अगर वह बदमाश मुझे पागल ना कहता और मैं उसे पकड़ ना लेता तो यहाँ मेरे फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकते थे।
उधर सेठ रामलाल को फोन पर आदेश मिला। सेठ, रुपयों का ब्रीफकेस लेकर 5 मिनट के भीतर कोठी से निकलो और कार में बैठकर एक बार फिर रामनगर की तरफ रवाना हो जाओ। रास्ते में तुम्हें सिग्नल दिया जाएगा। सेठ जी जानते थे कि पुलिस ने उनका फ़ोन टैप किया हुआ है और बदमाशों का संदेश सुन लिया होगा, इसलिए वह समय नष्ट किए बिना कोठी से निकल गए। एक बार फिर उनकी कार रामनगर की ओर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह कहीं दिखाई नहीं दिया। पता नहीं उसने फ़ोन सुना भी है या नहीं। सेठ जी को पता नहीं था कि आकाश में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्टर खड़क सिंह उनका पीछा कर रहा था। पायलट, सेठ की कार नज़रों से ओझल नहीं होनी चाहिए। सेठ जी अपनी कार में रामनगर पहुंच चुके थे। इस बार भी कोई सिग्नल नहीं दिया कमबख्तों ने। वापस चलता हूं। सेठ जी वापस जा रहे हैं। पता नहीं वे बदमाश क्या चाहते हैं। क्या इस बार भी वे रिहर्सल ही करा रहे हैं? वापस शहर पहुंचने तक कोई सिग्नल नहीं मिला था। अब मैं इस चक्कर में और नहीं पड़ूंगा। बदमाशों का फ़ोन आएगा तो साफ कह दूंगा कि उन्होंने मेरी पत्नी का अपहरण नहीं किया है। और जब सेठ जी ने अपनी कोठी के सामने गाड़ी रोकी, ब्रीफकेस दो सेठ, जल्दी। सेठ ने घबराकर ब्रीफकेस उसके हवाले कर दिया। ब्रीफकेस लेकर गुंडा पास ही एक गली में प्रविष्ट हो गया। ब्रीफकेस लेकर वह गली में दौड़ता चला गया। गली के दूसरी ओर एक जीप में उसके साथी मौजूद थे। उस्ताद पेद्रो आ गए। उस्ताद पेद्रो बैठे ही जीप तेजी से रवाना हो गई। उधर हवेली में, लो खाना खाओ, हम अपने कैदियों को भूखा नहीं रखते। जैसे ही गोगा चारपाई पर ट्रे रखने के लिए झुका, धाड़ आई। ये क्या कर दिया भगवान? उसकी तो खोपड़ी फूट गई है। जो काम तुम्हें करना चाहिए था मैंने कर दिखाया। अब इसकी बंदूक उठा लो। बंदूक? मगर हम इसका क्या करेंगे? नीचे खलीफा भी तो है। खलीफा की ऐसी तैसी, तुम नहीं उठाते तो मैं उठाती हूँ बंदूक। अब चुपचाप मेरे पीछे चलाओ। सीढ़ियां उतरकर वे नीचे हॉल में पहुंचे। ओए, ये बंदूक गोगा कहाँ है? उसकी मैंने खोपड़ी फोड़ दी है और अब तेरी बारी है खलीफा के बच्चे। सेठानी जी रुकिए, गोली चल सकती है। तभी, ये क्या हो रहा है? उस्ताद पेद्रो, मुझे बचाओ। बंदूक फेंक दो सेठानी, अब हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। नहीं चंपाकली, बंदूक मत फेंकना। तू कौन है बे? ये हवलदार बहादुर सिंह है और मैं इनकी पत्नी हूँ। सेठानी के धोखे में तुम लोग मुझे पकड़ लाए थे, गधों। ओ! उस्ताद पेद्रो की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अगर तुम सेठ की पत्नी नहीं हो तो उसने मुझे 5 लाख रुपए क्यों दिए? ब्रीफकेस खोल कर देखो उस्ताद, सेठ ने शायद हमें धोखा दिया है। तभी उफ! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। लेकिन हम तो हिल सकते हैं ना सर। ही। तुम कैसे यहाँ पहुंच गए हवलदार? अपनी पत्नी को तलाश करते हुए पहुंचे हैं साहब। यह बदमाश सिर्फ लोगों का अपहरण ही नहीं करते बल्कि चरस का धंधा भी करते हैं। मैं इनको गिरफ्तार करने ही वाला था कि आप आ गए। लेकिन तुम यहाँ पहुंचे कैसे इंस्पेक्टर? ब्रीफकेस प्राप्त करने की तुमने तरकीब तो अच्छी लड़ाई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 2 बार रामनगर तक दौड़ाने के बाद तुम सेठ जी की कोठी के बाहर ही ब्रीफकेस उचक लोगे। लेकिन हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हमने ब्रीफकेस में एक ट्रांसमीटर छुपा दिया था और उसमें भरे रुपए भी नकली हैं। ट्रांसमीटर के सिग्नल्स द्वारा ही हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और मैं तो सिर्फ अपनी चंपा गली की खुशबू सूंघता हुआ ही यहाँ तक पहुँच गया।
चुप रहो जी। हा 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 हा। समाप्त। Thanks for watching. Do like, share, subscribe to Sahil Book House.